पांचवें चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 5 बजे तक आपको बताते हैं 56.68% वोटिंग हुई है। बिहार की बात करें तो शाम 5 बजे तक वोटर का टर्नआउट 52.35% था। वहीं जम्मू कश्मीर का भी रुख देख लेते हैं। यहां शाम 5 बजे तक 54.21% मतदान हुआ। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में शाम 5 बजे तक 67.15% वोटिंग हुई है। वहीं झारखंड में शाम 5 बजे तक 61.90% मतदान। वहीं महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक 48.66% वोटिंग हुई है। ओडिशा की बात कर लेते हैं। ओडिशा में शाम 5 बजे तक 60.55% मतदान हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में शाम 5 बजे तक 55.80% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर शाम 5 बजे तक 73% मतदान हो गया। तो पांचवें चरण में आज 8 प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान कराया गया। आपको बता दें इन सीटों पर 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल जैसे केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान को लेकर तमाम बड़े सियासतदानों ने वोटिंग सेंटर पहुंचकर अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह, जिन्होंने जाकर अपने मतदान का प्रयोग किया। आपको बता दें इसके बाद ठाणे में भी एकनाथ शिंदे पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तीसरी तस्वीर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुधांशु त्रिवेदी मतदान करने के बाद नजर आए। वहीं चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं स्वतंत्र देव सिंह को, जिन्होंने जालौन में अपना वोट डाला। तो आज सियासतदान भी अपना मतदान करने पहुंचे। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। बात यही कि 5वें फेज में आज दिग्गजों का कितना दबदबा दिखाई दे रहा है इस दांव पर। तो राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल जैसे बड़े केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह महाराष्ट्र में भी, मुंबई में फिल्मी सितारे पहुंचे, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें आप देख सकते हैं धर्मेंद्र, परेश रावल, अक्षय कुमार, गोविंदा, वहीं राजकुमार राव भी पहुंचे, राहुल बोस तस्वीरों में साफ देखे जा सकते हैं, शोभा खोटे, फरहान अख्तर, सानिया मल्होत्रा, जाह्नवी कपूर भी पहुंची। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे अनीता राज, आमिर खान की बेटी इरा खान, हेमा मालिनी अपनी बेटी ईशा देओल के साथ पहुंची। सुनील शेट्टी ने भी यहां पर मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो दांव पर आज दिग्गजों की किस्मत लगी है, जो कि अब ईवीएम मशीन में कैद हो गई। आपको बता दें लखनऊ से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री भी हैं, वहीं अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी, कौशल किशोर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, मोहनलालगंज से बीजेपी कैंडिडेट भी हैं, वहीं राहुल गांधी कांग्रेस नेता, ओमर अब्दुल्ला पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर, लौकेट चैटर्जी बीजेपी के नेता, हुगली से टीएमसी उम्मीदवार हैं रचना बनर्जी, और कल्याण बनर्जी टीएमसी सांसद श्रीरामपुर से टीएमसी के कैंडिडेट हैं। सभी लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो 5वें चरण में आज 8 प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान कराया गया है। आपको बता दें सीटों पर 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल जैसे केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। 5वें चरण का मतदान खत्म हो गया है। तो इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान कराया गया है। इन सीटों पर आपको बता दें कुल 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं, और जिन सीटों पर मतदान हुआ है उनमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल जैसे केंद्रीय मंत्रियों की सीटें भी शामिल हैं।
हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। पटना से आशुतोष कुमार हमारे साथ हैं, वहीं रांची से मधुकर आनंद और अयोध्या से मनमीत गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनमीत, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, जानना चाहूंगी कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना उसका क्या कुछ फायदा भाजपा को होता दिखाई दे रहा है? रुझान किस तरह का दिखाई दिया आज? आरती, देखिए ये बहुत बड़ा क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। और ऐसे में ये पूरा मुद्दा जो है, अगर आप देखिए तो जो राममय माहौल को देखें तो पूरे देश में इसका असर पड़ा रहा। और आज अयोध्या के फैजाबाद लोकसभा सीट पर भी इसका खासा असर देखने को मिला है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों के मन में जरूर रहा। 500 वर्षों का जो संघर्ष रहा उसका प्रतिफल, राम मंदिर का निर्माण, रामलला अपने मूल गर्भगृह में विराजे, इसको लेकर लोगों के मन में जरूर भाव रहा है। और अगर आप वोट परसेंटेज की बात करें आरती, तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फैजाबाद लोकसभा सीट जो है ये पूरे देश और दुनिया में महत्व रखता है, क्योंकि सभी की निगाह इस पर यहाँ पे लगी रहती है। तो अब तक अगर आप देखें तो 6 बजे तक का, क्योंकि फाइनल रुझान तो भी नहीं आया है, जो फिगर जो जिसे कहते हैं, लेकिन 59% जो है यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। और मैं इस समय देखिए पोलिंग बूथ पे आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ कि देखिए अभी वर्तमान स्थिति में यहाँ पे जो ईवीएम्स हैं वो पैक होके यहाँ से जा चुकी हैं। जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी अब यहाँ से जा रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो वोटिंग्स हुई है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। शांतिपूर्ण माहौल में पूरा ये जो वोट परसेंटेज यहाँ पे वोट पड़ा है। और दूसरा कि ये बेहद अहम रही, देश दुनिया के लोग यहाँ पर निगाह के रखे रहे। तो ऐसे में यहाँ पर अगर आप देखें तो राम मंदिर में भी आज लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए बाहर से जो आए हुए थे वो भी यही एक चर्चा कर रहे थे कि देखिए जो रामलला का मंदिर बना है उसका जरूर पूरे प्रदेश, पूरे देश में सभी राज्यों के चुनाव में इसका असर देखने को मिल रहा है। आरती, देखिए ये बेहद खास है अगर आप देखें, और इसका एक संदेश भी पूरे देश में गया है। तो वोट जो परसेंटेज है वो 59% के करीब अब तक 6 बजे तक का है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी लाइन लगी हुई है और लोग वोट अपना दे रहे हैं। 13 प्रत्याशी टोटल यहाँ पर उनके भाग्य का आज जो है फैसला ईवीएम में कैद हुआ है। और जो देखें जो बीजेपी और सपा, जो कि सपा के साथ जो इंडिया गठबंधन थी उसका अगर देखें तो बीजेपी की जो प्रत्याशी लल्लू सिंह, जो कि 2 बार से सांसद यहाँ पे रहे हैं और ये तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, और जो सपा से प्रत्याशी रहे और इंडिया गठबंधन के समर्थित ये प्रत्याशी रहे अवधेश प्रसाद, वो भी यहाँ पर विधायक हैं मिल्कीपुर क्षेत्र से, और जब सपा सरकार रही है तो कई बार वो मंत्री भी रहे हैं। तो दोनों के बीच बहुत तगड़ा और बहुत अच्छा मुकाबला इस बार देखने को मिला है। लेकिन ये मुद्दा जरूर रहा है कि राम मंदिर क्योंकि बना, राम मंदिर का जो 500 वर्ष का जो संघर्ष है उसका जो प्रतिफल राम मंदिर के रूप में मिला है, तो वो कहीं ना कहीं अगर एक देखा जाए तो उसका प्रभाव यहाँ पर चुनाव में देखने को मिल रहा है। आपकी नतीजे बताएंगे प्रभाव कैसा दिखता है। अब रुक कर लेते हैं पटना में अपने संवाददाता आशुतोष कुमार। आशुतोष, ये बताइए वहां पर मतदान कैसा रहा, कितना प्रतिशत मतदान हुआ वहां पर? को निराश किया है चुनाव आयोग और तमाम पार्टियों के तरफ से ये कोशिश हो रही थी कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, लेकिन ये कामयाबी नहीं मिली है। तमाम दलों ने अपने स्तर से अपील की थी कि वोटर कम से कम मतदान केंद्र तक पहुंचे, लेकिन जो फिगर है 52-53% 2019 की तुलना में बढ़ना चाहिए था बल्कि घटा है। तो आप समझ सकते हैं कि वोटर बढ़ा और वोटिंग परसेंटेज घटा, ये शुभ संकेत नहीं है। और चुनाव आयोग की भी चिंता बढ़ी है, तमाम पार्टियों की भी चिंता बढ़ी है, तमाम पार्टी कन्फ्यूज्ड है। उसे लग नहीं रहा है कि किसके वोटर मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए तमाम पार्टियों ने अपने कैडरों को ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक अपील करने को कहा था। इतना ही नहीं, अपने कैडरों को यह भी निर्देश दिया गया था कि आप मतदान केंद्रों तक वोटरों को ले जाएं। तमाम कोशिशें हुई लेकिन मतदान का जो फीसदी है वो नहीं बढ़ा। आरती, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर आने वाले हैं। यह पटना के बीजेपी दफ्तर का नज़ारा है। प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेंगे। तस्वीरें दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज मतदान का 5वें चरण के दिन एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं और यहां चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होने वाली है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं, यह पटना के बीरचंद पटेल पथ पर स्थित बीजेपी दफ्तर है जहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहां चुनाव प्रबंधन समिति के साथ यानी बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। हालांकि यहां से आने से पहले सुशील मोदी, जो कि हाल ही में दिवंगत हुए हैं, उनके
उनके घर जाके सांत्वना देंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे। लेकिन चुनाव के बीच में चुनाव समिति की बैठक ये साफ करता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान बिहार पर पूरी तरह केंद्रित है। हाल ही में प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पे पटना आए थे और पटना में रोड शो किए थे, और करीब 7-8 दिन के भीतर दोबारा प्रधानमंत्री का आना यह साफ करता है कि बिहार कितना सेंसिटिव है, खास करके चुनाव को लेके। हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे कि आखिर वोटिंग परसेंटेज गिर क्यों रहा है, यह चिंता सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं है, बल्कि तमाम पार्टियों की भी इस बात की चिंता है कि किसके वोटर वोट देने पहुंच रहे हैं, यानी मतदान केंद्र पे पहुंच रहे हैं। तो इस पर भी मंथन शुरू हो गई है। पहले चरण से ही तमाम पार्टियों की चिंताएं बढ़ी हुई थी, चुनाव आयोग की चिंताएं बढ़ी हुई थी, और सब इस जुगत में लगे थे कि किसी तरह वोटिंग परसेंटेज बढ़ा लिया जाए। हालांकि 5वें चरण के गुजर जाने के बाद भी चुनाव आयोग को या फिर तमाम पार्टियों को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। वोटरों ने निराश किया है। आज की अगर हम बात करें तो मैं सारण में खुद था, हाजीपुर में खुद था, दोनों तरफ से 2 मुद्दों पे चुनाव हो रहे थे। यदि विकास के मुद्दे पे वोट हो रहा था तो साफ साफ दिख रहा था कि ये मोदी समर्थक वोटर है, और यदि रोजगार की बात कर रहा था तो वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की ओर संकेत दे रहा था। तो मोदी का दबदबा है, राम मंदिर का भी प्रभाव है, धारा 370 का भी प्रभाव है, और सुदूर गांव देहात के भी वोटरों के बीच राम मंदिर जैसे मुद्दे एक तरह से कहें दौड़ रहे हैं, और इस मुद्दे को लेकर भी वोटरों ने मतदान किया है। चाहे वो शिक्षित वोटर हो, अशिक्षित वोटर हो, तमाम के दिलो दिमाग पर ये सोशल मीडिया का प्रभाव कहें कि जन जन तक ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो पहुंच चुके हैं, और इसका फायदा मिलता हुआ मोदी को दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो वोटिंग परसेंटेज घटा है, ये तमाम पार्टियों की चिंताएं बढ़ा के रखे हुए है। शायद यही वजह है कि तमाम पार्टियां विचार कर रही है कि आखिर जो वोटर पहुंचे हैं वो किसके वोटर पहुंचे हैं, और इसी मंत्रणा के तहत तमाम पार्टियां तो काम कर ही रही है। चुनाव आयोग भी तत्पर है। चुनाव आयोग कई तरह के प्रयास किए हैं। फर्स्ट टाइम वोटर को कैप दिया गया, टी शर्ट दिया गया, और मोटिवेट करने का भी प्रयास किया गया। पटना में 1 जून को मतदान होने हैं, लेकिन पटना के डीएम लगातार अपील कर रहे हैं, लगातार जन जागरूकता फैला रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि यदि राजधानी में वोटिंग परसेंटेज गिरा तो सवाल खड़े होंगे। तो एक मुश्किलें हैं। जी बिल्कुल कमलेश, कम वोटिंग प्रतिशत एक चिंता का विषय बिल्कुल बना हुआ है। इसी में बात कर लेते हैं मधुकर आनंद से, हमारे संवाददाता जो कि रांची से हमारे साथ बने हुए हैं। मधुकर, ये बताइए कि वहां पर वोटिंग प्रतिशत कैसा रहा, क्या वहां भी कम रहा? क्योंकि चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के समय में क्या मतदान करने मतदाता बूथ तक पहुंचे? किस तरह का रुझान दिखाई दिया आपको वहां पर? देखिए, जिस तरह की बात आशुतोष बिहार से बता रहे थे, उस लिहाज से झारखंड में थोड़ी स्थिति संतोषजनक है। लगभग 62% मतदान जो है वो चुनाव पदाधिकारियों ने बताया कि लगभग 62% मतदान हुआ है, और ये मतदान का प्रतिशत अभी जो है ये अपने आप में बहुत बुरा नहीं कहा जाएगा। जिस तरह से देशव्यापी स्थिति है, उस स्थिति में झारखंड की हालत को देखते हुए, झारखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, यहाँ पड़ रही गर्मी को देखते हुए, हीट वेव, आज जिन 3 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं वहाँ हीट वेव का असर जो है वो लगातार मौसम विभाग पिछले 2-3 दिनों से बता रहा था। तो तमाम बातों के बावजूद एक गांडेय विधानसभा में चुनाव संपन्न हुआ है, जहां से कल्पना सोरेन प्रत्याशी हैं, तो वहां लगभग 65% वोट का मतदान का होना ये अपने आप में बाकी जगहों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो संतोषजनक स्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड से कुछ ऐसे किस्से हैं जो यहाँ पर बताना जरूरी है। जैसे हजारीबाग के कटकमदाग एक जगह है, वो उस जगह पर 183 और 184 इन 2 बूथों पर लोगों ने रेलवे फ्लाईओवर या रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण नहीं होने के कारण मतदान का बहिष्कार किया। चुनाव के अधिकारी आए और तमाम लोगों ने बहुत उन लोगों को समझाया, लेकिन वो लोग नहीं माने, वोट नहीं किया। दूसरी कहानी ये एक अलग तरह की रही कि यहाँ जो श्रम मंत्री हैं, कैबिनेट श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, वो जब चतरा संसदीय सीट में अपने गांव गए तो उनके गांव के लोगों ने उनका विरोध कर दिया कि 5 साल आप दिखाई नहीं देते हैं और वोट के दिन आप दिखाई देते हैं, तो इसको लेकर के उनका भारी विरोध हो गया। दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो चतरा संसदीय सीट में ही पांकी विधानसभा एक इलाका है, घनघोर नक्सल प्रभावित इलाका है। वहाँ एक बूथ का स्थान बदले जाने के कारण वहाँ के ग्रामीणों ने साफ कह दिया कि हम दूसरे गांव जाकर के वोट नहीं करेंगे। लाख मतदान अधिकारियों ने समझाया, लेकिन वो लोग नहीं माने और उन्होंने मतदान नहीं किया। तो जिस तरह से 3 बूथों पर मतदान नहीं हुआ,
अगर 1000 के हिसाब से भी माना जाए तो 3000 लोग वोट से वंचित रहे। उन्होंने विरोध किया, किसी न किसी कारण से मतदान अधिकारी उनको समझा पाने में असमर्थ रहे। ये अपने आप में अलग तरह का किस्सा है। जी बिल्कुल, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, चर्चा लगातार जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां पर सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। काशी और अयोध्या की बारी पूरी हुई, अब मथुरा की बारी है। दोनों का इंतजार पहले समाप्त हो चुका, अब तो मथुरा की तरफ हम इंतजार प्रयास कर रहे हैं, उधर प्रस्थान कर रहे हैं और उसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से होगी। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, मैं सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि आप सब धन्य हैं कि इस पावन धर्म क्षेत्र में जन्म लेने और सेवा का एक अवसर आपको प्राप्त हुआ है। ब्रह्म सरोवर में कौन ऐसा भारतीय होगा जो आकर के यहां पर स्नान करके और पूर्णिमा के अवसर पर यहां के पुण्य से वंचित होना चाहेगा। हर भारतीय के विलासा होती है, अपने आप में एक धाम बन चुका है और इस धाम की महिमा को लेकर के आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ और अपने पुराने सहयोगी, पुराने मित्र, संसद में हम लोग साथ साथ कुरुक्षेत्र के बारे में, भारत की सनातन परंपरा के बारे में, भारत की सुरक्षा के बारे में, भारत के स्वाभिमान के बारे में बात करते थे और नवीन जिंदल जी के लिए समर्थन करने के लिए मुझे यहां पे आपके बीच में आना पड़ा है। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में हमने एक बदलते हुए भारत को देखा है। बदलता हुआ भारत मोदी जी के नेतृत्व में, एक ऐसा भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। यह सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, अब कोई दुश्मन हमारी सीमाओं में घुसपैठ नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, आज देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। अब आतंकी विस्फोट कहीं भी नहीं हो सकते। पहले कौन ऐसा जिला था, कौन ऐसा प्रदेश था, कौन ऐसा क्षेत्र था जो सुरक्षित रहा हो? विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे। सुबह की शुरुआत होती थी एक घोटाले से और सायंकाल होते होते हमें आतंकी किसी बड़ी वारदात की खबर हमारे सामने आती थी। हर व्यक्ति चिंतित रहता था, पता नहीं अब कौन इसकी चपेट में आ जाए। हम जब भी बात करते थे कि आतंकवाद का मुकाबला हो, तो तब सरकारें कहती थी कि आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। और बहनों और भाइयों, यही परिवर्तन होता है। आज कितना परिवर्तन हुआ है। अब पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि भाई मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, जिन्होंने प्रत्याशी नवीन जिंदल के लिए वोटों की अपील करी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रुख करते हैं अयोध्या का, जहां से मनमीत गुप्ता हमारे साथ हैं। मनमीत, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस जो इंडी गठबंधन है, क्या बेरोजगारी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं क्या चुनौती दिखाई देता भाजपा को नजर आ रहा है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस अगर देखें तो पूरे इस लोकसभा चुनाव में ये सवाल इंडिया गठबंधन और सपा के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव उठाते रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है बेरोजगारी और दूसरी बढ़ती हुई महंगाई को। ये मुद्दा जरूर लोगों के बीच में छाया रहा है और इस पे लोगों ने चर्चा भी की है और कहीं ना कहीं ये मुद्दा लोगों के जहन में भी रहा है। लेकिन इन सब के बीच में भी अगर एक बात कहें तो ये सारी चीज़ों को लेकर कानून व्यवस्था बहुत प्रमुख रही है। तो कानून व्यवस्था, केंद्र सरकार के कार्यों को लेकर और जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसको लेकर, इन दोनों के बीच में मतदाता ने बहुत गहन अगर देखें तो अपने में मनन किया और उसकी वोटिंग की है। वोट परसेंटेज जरूर घटे हैं, ये माना जा सकता है, लेकिन वोटिंग जो हुई है वो अपने में अगर देखें तो ये सारे मुद्दों को लेकर हुई है, जिसमें बेरोजगारी को लेकर है, क्योंकि रोजगार की जरूरत है। जब तक सर्कुलेशन नहीं होगा, जब तक आर्थिक रूप से व्यक्ति समृद्ध नहीं होगा, एक घर में जब तक नौकरी नहीं होगी,
तब तक जो है समृद्धि नहीं आएगी। और समृद्धि के लिए ये बेरोजगारी को दूर करना बहुत जरूरी है, और जिसका प्रयास जो है, जिसको लेकर भी है, युवाओं के अंदर जरूर एक ये अगर देखें, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारे लोगों से बात किया तो लोगों ने कहा कि जब जो नए वोटर्स थे, जो नए 18+ जिन्होंने पहली बार आज ईवीएम के बटन को दबाया है, उनसे बात की गई तो उनके सामने 3 प्रमुख चीजें थी। एक थी कि शिक्षा को लेकर किस तरीके से स्तर और अच्छा हो। दूसरा, जब वो शिक्षित हो जाएं, जब वो एक अच्छी एजुकेशन पाने के बाद अगर वो नौकरी के लिए जाएं तो उनको रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके, उसको भी लेकर ये जो हैं इन लोगों के मन में एक विचार रहा। और तीसरा जो सबसे रहा कि वो सिक्योर रहें, सुरक्षित रहें, जो उनका भविष्य सुरक्षित रहे, वो खुद भी सुरक्षित रहे। तो कानून व्यवस्था को भी लेकर ये उनके मन में रहा, और उसी को लेकर उन सभी युवाओं ने वोट किया है। युवाओं ने वोट किया है, बुजुर्गों ने भी वोट किया है, और महिलाओं ने भी वोट किया है। ये तीनों चीजें देखने को मिली, खासकर अयोध्या के फैजाबाद लोकसभा सीट में ये जरूर देखने लगी। लगभग 2000 से ज्यादा 2074 बूथों पर ये वोटिंग यहाँ पे हो रही थी, और अधिकांश जगह हम लोग गए वहां पर, हम लोग ने देखा कि उत्साह जरूर रहा, इन तीनों वर्गों में रहा। जो नए वोटर्स रहे इनमें भी, इसके अलावा जो महिलाएं रहीं उनमें, और बुजुर्गों में भी। सुबह के वक्त क्योंकि ठंडा रहता था, बीच में दोपहर का गर्म बहुत था, तो सुबह के वक्त अगर आप देखें 10 से 11 बजे तक का जो समय, उस समय ये देखने को मिला महिलाएं और बुजुर्ग निकले हैं, उन्होंने वोट दिया है, और वोट देकर उन्होंने ये कहा है कि हम एक अच्छी सरकार चुनना चाहते हैं, इसलिए हमने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। और शाम के समय अगर देखें तो शाम के समय एक अच्छी भीड़ बूथों पे दिखाई पड़ी, लगभग 4 बजे के बाद से। और अभी भी जो अभी सूचनाएं आ रही हैं, क्योंकि समय हो चुका है, कई जगह जो है ईवीएम पैक हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर अभी भी लोग हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो 6 बजे से पहले लाइन में लग चुके थे। जी, काफ़ी अच्छी बात है कि सभी उम्र के लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया मतदान को लेकर। पटना का रुख करूंगी, जहां से आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, जैसा कि आपने बताया कि पीएम मोदी आज वहां पर पहुंचने वाले हैं और मंथन होगा, चिंतन होगा समिति की बैठक में। कम प्रतिशत के अलावा, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के अलावा और ऐसे कौन से मुद्दे इसमें छाए रहेंगे जिन पर मंथन होगा? देखिए, बाकी के जो 2 फेज बचे हैं, 6th और 7th, ये दोनों फेज के लिए व्यापक तैयारियां बीजेपी के तरफ से की गई है, और ये अंतिम मंत्रणा प्रधानमंत्री के तरफ से की जा रही है। एक पंथ 2 कार्य प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पहला कि सुशील मोदी के परिजनों से मिलना, उन्हें सांत्वना देना, उनका कुशल क्षेम पूछना, एक मैसेज देना, और दूसरा अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना। कल की अगर शेड्यूल की बात करें तो बिहार में 3 जनसभाओं को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, यानी सुबह से ही कार्यक्रम उनका स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि मॉर्निंग में इको पार्क भी घूमने का जो एक निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया है, तो सुबह से ही एक्टिविटी प्रधानमंत्री की शुरू हो जाएगी। लेकिन मूल रूप से बाकी के जो 2 फेज है, जिसमें पटना साहिब और पाटलिपुत्रा सबसे इंपॉर्टेंट है। लालू प्रसाद यादव की एक बेटी जहां आज सारण से लड़ रही थी, दूसरी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ रही है, और उनके समक्ष रामकृपाल यादव हैं। तो ऐसे जो हॉट सीट हैं, जहां पे इंडिया गठबंधन के नेताओं का मनोबल बढ़े नहीं, जीत हासिल करके दम्भ न भरे, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। और आप देख सकती हैं, समझ सकती हैं कि जिस अंदाज में उत्तर प्रदेश के 80 सीटों के लिए जितना प्रयास प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, उससे ज़्यादा बिहार पे वो फोकस कर रहे हैं, जबकि यहाँ 40 सीट है। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्हें योगी का एक सहारा मिल रहा है, और योगी आदित्यनाथ के दम पे वो उत्तर प्रदेश को संभाले हुए हैं। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो जिस अंदाज में प्रधानमंत्री बैटिंग कर रहे हैं, जिस अंदाज में इंडिया गठबंधन के नेताओं को माकूल जवाब दे रहे हैं, आरक्षण जैसे मुद्दे को उन्होंने डायलूट किया। आपको याद होगा 2015 में लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन की ओर से आरक्षण का नारा दिया था कि आरक्षण ये लोग खत्म कर देंगे, और इसी दम पर महागठबंधन की तगड़ी जीत हुई थी। इस बार भी लालू प्रसाद यादव ने इस फार्मूले को आगे बढ़ाया, लेकिन मोदी ने इसे धर्म से जोड़ दिया और मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बना के आरक्षण जैसे मुद्दे को डायलूट कर दिया, एक तरह से कहें पूरी तरह सफाया कर दिया। जहां तक बेरोजगारी और संविधान खतरा जैसे मुद्दे की बात करें तो वो सारे मुद्दे भी धीरे धीरे डायलूट हो गए। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से रोजगार का मुद्दा खास करके युवाओं में एक मैसेज देने का प्रयास जरूर किया गया है, लेकिन बिहार में 21वीं सदी के बावजूद यहाँ जाति भारी है, हावी है, और जाति के आधार पे ही बिल्कुल सही दोनों कहा पक्ष कि कहीं ना कहीं पटना में, बिहार में अपनी पैठ मजबूत बनाने के लिए बीजेपी हर तरह के प्रयास कर रही है। हमारे साथ रांची से मधुकर आनंद भी बने हुए हैं। मधुकर, ये बताइए कि जब आप मतदान केंद्रों पर पहुंचे तो क्या लगा, रांची की जनता ने किन मुद्दों पर मतदान किया है? आज कौन से मुद्दे थे जो छाए रहे लोगों के बीच?
देखिए, झारखंड में जिन मुद्दों की बात की जाए तो अगर जिस तरह अयोध्या से अपने साथी बता रहे थे, अयोध्या में गर्भगृह में रामलला गए, उसका असर पूरे देश पर है, झारखंड पर भी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 370 का मुद्दा जो है वो भी शहरी इलाकों में काफ़ी प्रभाव में रह रहा है। नरेंद्र मोदी जी की जो तमाम सभाएं हुई है, कोडरमा में तो ऐतिहासिक सभा हुई, 1.5 लाख लोगों के जुटने का दावा जो है बीजेपी ने किया। दावे को अगर थोड़ा राजनीतिक तौर पर कमज़ोर करके भी चलें तो लाख आदमी का चुनाव के वक्त में जुटना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कि 2 संसदीय सीटों को कवर कर रहा था, वो जो कर रही थी वो सभा जो थी। तो ये चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं दिखाई दी। दूसरे तरफ अगर कहा जाए तो शहरी युवा जो है वो आजकल थोड़ा होशियार हो गया है, क्योंकि जब उनसे आप बात कीजिएगा तो वो इस तरह के बयान दे रहा है जो एक तरह से कहा जाए तो साइलेंट वोटर भी हैं, जिनमें काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। उनके मुद्दे भी काफी अलग है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।